एवरीवन, वेलकम टू दी ह्यूमैनिटीज मास्टर्स प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रहने वाला है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इसी एक प्लेटफॉर्म पर कवर होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके इस चीज का। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। उस चैप्टर के अंदर हमने कवर करा था कि किस तरीके से आप आने वाला जो आपका पूरा साल है, इसके अंदर जो क्लास 12th की ज्योग्राफी है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी। राइट, पहला चैप्टर आपको यही बात बताता है कि पूरी ज्योग्राफी के अंदर जो ज्योग्राफी का नेचर है और जो क्या क्या एलिमेंट्स हैं ज्योग्राफी के अंदर जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। और आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला मैं कह सकता हूं कि टेक्निकल चैप्टर स्टार्ट होता है वो है हमारा पॉपुलेशन का, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे जरूरी एलिमेंट है वो है ह्यूमन बींग्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 चीजें कवर करेंगे वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बुक नंबर 1 का हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये। इसके अंदर हम पॉपुलेशन की 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आखिर दुनिया में कहां कहां पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, और उसके पीछे के क्या सारे रीजंस हैं। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे कि आखिर डेंसिटी होती क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ पीपल ही पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, बट इन रियलिटी वैसा नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड नंबर ऑफ पीपल इज डिफरेंट थिंग। एंड थर्ड नंबर पर आती है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल्स। कहीं की पॉपुलेशन मान लो 1 लाख थी, 5 साल बाद वहां की पॉपुलेशन 1.5 लाख हो गई, यानी कि 1.5 लाख हो गई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रोथ है, बट इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। पॉपुलेशन ऐसे ही चेंज नहीं हो जाती है, काफी चीजें उसके पीछे होती हैं। हो सकता है कि बर्थ रेट बहुत हाई रहा हो सकता है डेथ रेट लो रहा हो सकता है माइग्रेशन बाहर से आया हो। अब जो ये मैं तीनों चीज आपको, जो तीनों टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, थोड़ी सी टेक्निकल आपको लग रही होंगी। जो स्टूडेंट्स पहली बार ये चैप्टर कवर कर रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ चुका है तो उन्हें शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अच्छा सर आप बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। बट आज इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, आज इस चैप्टर को हम समझेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा ही बात बोलता हूं कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता। अगर आप इस सब्जेक्ट को रटने के लिए बैठ गए तो भैया बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ध्यान दें, अपने आंख, नाक, कान तीनों चीज खुली रखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। और वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं इसलिए बोलता हूं इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आप एक सिंगल ही वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल 100% कवर कर लेंगे। आपको बार बार दाएं बाएं जाके कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यार। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछूं कि जैसे हमारा देश भारत है, भारत किससे बना है? अब आप सोचोगे सर भारत किससे बना है, मतलब समझ नहीं आया, ईंट पत्थर मलबे? नहीं यार, कोई भी नेशन क्यों ना हो, कोई भी नेशन हो, वो बनता है वहां की पॉपुलेशन से। यानी कि हम देश से नहीं है, देश हमसे है। राइट, हम एक जगह जा आकर सेटल हुए, इतनी सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन एक जगह आकर सेटल हुई है, ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रो हुई है, तब जाकर क्या है, हमारा देश भारत बना है। अब ये जो लाइन है ये मैंने सबसे पहले क्यों आपको बोली है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर भी, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली लाइन जो एनसीईआरटी ने दी है वो लाइन ही कुछ ऐसी दी है। उन्होंने क्लियर बोला है कि पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन। यानी कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की जो रियल वेल्थ है वो वहां के लोग होते हैं। ना ही सोना होता है, ना ही चांदी होता है, वही लोग हैं जो वहां रह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे वो आपने एक मूवीज में डायलॉग सुना होगा ना कि मकान तो हर कोई बना लेता है ना, ईंट मलबा पत्थर जोड़कर, लेकिन घर बनता है उस घर में या उस मकान में रहने वाले लोगों से, यानी कि फैमिली से। राइट, तो ऐसे ही एक देश होता है कि वहां के लोगों से वो देश बनता है, वो नेशन बिल्ड होता है। ईंट मलबा पत्थर सोना चांदी डायमंड इनसे कुछ नहीं होता है, ये तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी, जो सबसे प्राइमरी चीज हमें जो चाहिए वो है ह्यूमंस, क्योंकि अगर हम ही नहीं होंगे तो ज्योग्राफी बना पढ़ेगा कौन और ज्योग्राफी बनाएगा ही कौन? ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैसे बनता अगर हम ना होते? अगर हम ना होते तो फिजिक्स में का भी सब्जेक्ट ना बनता, अगर हम ना होते तो केमिस्ट्री कौन पढ़ रहा होता, अगर हम ना होते तो ये मार्कर कौन बनाता और इस मार्कर को यूज कौन करता? तो इसलिए सेकेंड चीज आपको बताई गई है कि पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, रिसोर्स का ही मतलब नहीं पता कि आखिर रिसोर्स क्या होता है। देखो यार, रिसोर्स क्या है कि जब भी हम कोई चीज
यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती है। जैसे कि अभी मुझे नीड थी कि मुझे इस स्क्रीन पर लिखने के लिए कुछ चीज चाहिए थी, तो मैंने क्या करा, मैंने मार्कर उठाया और इस मार्कर से मैं अब लिख रहा हूं। तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हुआ, ये मार्कर मेरे लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है। अगर मान लो जैसे कि मुझे अभी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो मैंने बॉटल खोली, पानी पी लिया। तो ये जो पानी है, ये वाटर है, ये भी एक रिसोर्स है, और ये जो बॉटल है जो इस पानी को होल्ड कर कर बैठी है, ये क्या है, ये भी एक रिसोर्स है। अब इसको मैंने पकड़ने के लिए मेरे पास ये चीज है, तो ये क्या है, ये भी एक रिसोर्स का ही तो काम कर रहा है कि मुझे इस बॉटल को पकड़ने में प्रॉब्लम होती थी, तो हमने ये पट्टी बना ली जिससे हम इस बॉटल को पकड़ सकते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारी वांट्स को और हमारी नीड्स को फुलफिल या सेटिस्फाई करती है, वो एक रिसोर्स का काम करती है। और ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है। आपने प्राइवेट कंपनीज के अंदर एक पोस्ट सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं एचआर। एचआर की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि वो जो बंदा है जो उस जॉब पर, जो उस डेस्क पर बैठा है, जो वो प्रोफाइल होल्ड कर कर बैठा है, उसका काम होता है कि कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स गैदर करना, क्योंकि एक कंपनी लोगों के बिना तो नहीं चल सकती। आजकल लोग बोल रहे हैं कि सर एआई है, एआई से चल जाएगी, लोगों की क्या जरूरत है, लेकिन एआई को भी यूज करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत है। तो इसलिए बोला गया है कि पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो हमारा प्राइमरी रिसोर्स है। हमेशा याद रखना, हम ही हैं, हमसे ही दुनिया बन रही है। ये जो हमने सोसाइटी जो क्रिएट करी है, ये हम लोगों ने क्रिएट करी है। हम ह्यूमन सिविलाइजेशन आने से पहले इस धरती पर क्या था, जंगल थे, जानवर थे, लेकिन जो सोसाइटी, जो बिल्डिंग्स, जो सारी चीजें बनी हैं, वो कब बनी, हम जब आए, हम आए, हमें जरूरत पड़ी, हमारी वांट्स थी, हमारी नीड्स थी, तब जाकर ये सारी चीजें बनी हैं। इसलिए बोला गया है कि ह्यूमंस आर द क्रिएटर, कंज्यूमर एंड इनोवेटर्स दैट ड्राइव्स द प्लेनेट। हम ही हैं क्रिएटर, हमने ही ये मार्कर बनाया है और हम ही कंज्यूम कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले ये स्मार्ट वॉच नहीं थी, बट आज ये स्मार्ट वॉच है। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि भैया हमें नीड है, हमें एक ऐसी वॉच चाहिए, या हमें अपग्रेड करना अपनी टेक्नोलॉजी को, कि भैया मेरी घड़ी के अंदर ही मुझे पता लग जाए कि किसका फोन आ रहा है, मेरे को टाइम दिख जाए, मेरे को अपने हेल्थ से रिलेटेड चीजें दिख जाए। तो क्या है, हमने ये इनोवेशन करी, तो वी आर द इनोवेटर्स। तो तीनों चीजों में हम ही है, हमने क्रिएट करा, हम ही कंज्यूम कर रहे हैं और हम ही नई चीजें इनोवेट कर रहे हैं। सो यहां पर अब कोर क्वेश्चन आता है कि सर चलो ठीक है, हमें सारी चीजें समझ गए, बट हमें नीड ही क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने की? व्हाई आर वी स्टडिंग द ह्यूमन ज्योग्राफी? नहीं पढ़ते हैं ना ह्यूमन ज्योग्राफी। ये तो हमें पता है कि इंसान पैदा हो गए, इंसान ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ तो ली, ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों ही हमें पढ़नी है? देखो यार, विदाउट ह्यूमन ज्योग्राफी हम किसी भी सोसाइटी को, आप कह सकते हैं, अपग्रेड नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं आ सकती उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, यानी कि हम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। फिजिकल ज्योग्राफी को भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी भी उतनी ही जरूरी है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजों का जवाब मिलने वाला है। पहला जवाब मिलेगा कि वेयर आर दे लोकेटेड, कि आखिर जो ह्यूमंस है वो कहां कहां पर सेटल्ड है। सेकंड हमें आंसर मिलेगा व्हाई आर दे देयर, यानी कि वो वहीं पर क्यों है। कोई इंसान यूपी में ही क्यों रह रहा है, बिहार के अंदर ही पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों ज्यादा है, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में ही क्यों पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है, या मैं बात करूं साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका का जो साउथ पोर्शन है, नीचे की तरफ वाला जो पोर्शन है, वहीं पर पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है। सो इन सारे सवालों के जवाब भी इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इसके पीछे। एंड द थर्ड वन इज हाउ डू देयर नंबर्स चेंज। तो ग्रोथ की यहां पर बात कर रहा है कि उनके नंबर्स में जो चेंज आता है वो कैसे आता है, क्यों आता है। हो सकता है कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं पर पॉपुलेशन कम हो रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तो सिर्फ यही बात करते हैं कि टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ती है ना, हम सब यही मानते हैं कि टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन ऐसी भी बहुत जगहें हैं जहां पर टाइम के साथ पॉपुलेशन कम हो रही है, या पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही। तो इन सारी चीजों के पीछे जो रीजंस है ना, वो सारे इस चैप्टर में कवर होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देखा जाए तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इससे रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। बट एट लास्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको ज्योग्राफी से प्यार है, अगर आपको ज्योग्राफी पसंद है पढ़ना, या आप पढ़ना चाहते हैं, आज तक आपको नहीं उस तरीके से आप पढ़ पा रहे थे, तो आज
कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपकी डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें हैं जो आप डेली अपने चारों तरफ, अपने एनवायरनमेंट में, अपने उस इकोसिस्टम के अंदर आप वो चीज़ें देखते हैं, नोटिस भी करते हैं, बट जस्ट आपको ये नहीं पता था कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम एक कोट के साथ। ठीक है, रॉल्फ वॉल्डो एमरसन ने एक कोट दिया था, आपकी एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर नीचे पहले पेज पे लेफ्ट साइड में नीचे दे रखा है। इनका कहना था कि नॉट गोल्ड बट ओनली वू मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, यहां पर जो ये वू मैन बोला गया है ना, ये बोला गया है मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करी गई है, इसलिए ऐसा वर्ड यूज करा है वो ब्रैकेट में मैन। यहां पर मेल फीमेल दोनों के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि कुल मिला के मैं बोलूं तो पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में है लोगों के बारे में बात करी जा रही है। अच्छा, इनका कहना क्या है, ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़े कि वो मैन who for truth and honor sake stand fast and suffer long, women who toil while others sleep, who dare while others flee, they build a nation's pillar deep and lift it to the sky। कुछ कुछ आपको समझ आ गई होगी चीज, क्योंकि इसमें इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, थोड़ी सी डिकोड हमें करनी पड़ती है। तो भैया राल्फ वॉल्डो एमरसन ने एक सीधी सी बात बोली कि ऐसे लोग, ऐसे ह्यूमंस, ऐसे रिसोर्स किसी नेशन के अंदर कैसे वाले, जो आप कह सकते हैं सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए खड़े होते हैं, ऐसे लोग जो मुसीबत के समय डटे रहते हैं, भागते नहीं हैं, एज कंपेयर टू दोज पीपल हु फ्ली, यानी कि ऐसे लोगों के कंपैरिजन में जो भाग जाते हैं। एक देश के अंदर ऐसे ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, वहीं दूसरे लोग जब सो रहे होते हैं और दूसरा एक इंसान मेहनत कर रहा होता है, इस तरीके के लोग ही एक नेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, उसके पिलर्स को डीप डाउन लेकर जाते हैं। पिलर्स का डीप डाउन ले जाने का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है, जो होल्ड है उस कंट्री का, वो होल्ड और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं। जाहिर सी बात है यार, एक कंट्री के अंदर अगर ऐसे लोग हैं कि देश पे कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी आप सोच लो नेचुरल कैलेमिटी आती है, नेचुरल डिजास्टर हो गया या बाहर से किसी ने अटैक कर दिया हम पे, तो ना दो तरीके के लोग होते हैं, हमेशा दो तरीके के लोग। एक ऐसे हैं जो मुसीबत के समय भाग जाएंगे, आपके भी ऐसे दोस्त होंगे कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ पंगा वंगा हो गया, तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, वहां से गायब हो जाएंगे। बट आपका एक ऐसा दोस्त भी होगा जो बिल्कुल सबके सामने खड़ा होगा कि भाई तू पीछे हट जा, मैं देखता हूं इसको। अरे भाई पिट जाएगा मत, अरे पिट जाएंगे तो क्या हो गया भाई, भाई के लिए पिट नहीं सकते क्या, ऐसे भी देखे होंगे आपने, है ना। तो आप देखोगे कि वो जो आपका दोस्त है ना, जो आपके लिए लड़ मरने को तैयार है, आप दोनों की दोस्ती बहुत स्ट्रांग होगी और आपके अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार ये भाई मेरे साथ है ना, मैं तो दुनिया जीत लूंगा चाहे कुछ भी हो, राइट। तो ऐसे ही लोगों के बारे में यहां पे बात करी गई है कि इस तरीके के लोग होने चाहिए देश के अंदर, जो मुसीबत के टाइम, जो सच्चाई के लिए, जो ईमानदारी के लिए खड़े रहें, जो मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, ना कि ऐसे लोग जो डरपोक हो, जो भाग जाएं, जो आलसी हो। ऐसे लोगों से नेशन नहीं बनता है, नेशन ऐसे ही लोगों से बनता है जो स्ट्रांग होते हैं। और जब ऐसे लोगों की या इस तरीके के लोगों की क्वांटिटी या नंबर्स ज़्यादा होते हैं जिस कंट्री में, उस कंट्री की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और उस कंट्री की डिग्निटी, या मैं बोलूँ कि डिग्निटी तो ऑलरेडी उनके अंदर डिग्निटी तो होगी, राइट। तो जब इस तरीके के लोग होते हैं ना, तो कंट्री का पूरे वर्ल्ड में एक अलग चेहरा निखर कर आता है कि भैया इस देश के लोग हैं ना, जो इस कंट्री के जो पीपल हैं वो बहुत मेहनती हैं। यही बात रैल्फ ने बोली है, यही बात उन्होंने हमें समझाई कि इस तरीके के लोग होने चाहिए, और अगर ऐसे लोग होंगे तो नेशन पर उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है। अब थोड़ा हम इस चैप्टर को टेक्निकली समझना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये आप जो अब इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम में आना स्टार्ट होंगी। अभी तक जो चीजें थी वो शायद एग्जाम में आपके नहीं पूछी जाएंगी, बट अब जो अनइवन स्पेशल पैटर्न है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहां बात करने वाले हैं। और किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन करो, आप डिफाइन करो कि क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो याद रखना बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द डेफिनेशन इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द स्पेशल पैटर्न ऑफ वेयर पीपल आर लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस।
कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा पैटर्न है जो हमें ये दिखाता है कि धरती पर कहाँ कहाँ कितने लोग बसे हुए हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर लोग आपको यहाँ बसे हुए दिखेंगे। साउथ अमेरिका आप देख सकते हैं, ये ब्राज़ील का पोर्शन देख सकते हैं। वहीं आप अफ्रीका के अंदर देखेंगे तो देखो साउथ अफ्रीका के अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे। वहीं आप देखेंगे सदर्न यूरोप में आपको ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। ये हमारा प्यारा देश भारत, और इसी के साथ ये हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना और बांग्लादेश। तो ये क्या दिखा रहा है, ये देख रहे हो आप, ये पैटर्न दिखा रहा है। एक पैटर्न है, किस चीज का पैटर्न है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है यार, कि देखो किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल रहने वाली है, कई बार आपकी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर ये पूछ ली जाती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लिख देना है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द स्पेशल पैटर्न ऑफ वेयर पीपल आर लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब इन्होंने एक बात बताई कि ठीक है यार, हम ये सारी चीजें समझ चुके हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज होती है, बट इन्होंने फिर क्या करा, कुछ फैक्चुअल डाटा आपको दिया है। फैक्चुअल डाटा क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई जितनी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमने इनके अंदर एक चीज नोटिस करी, एक ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, एम्पीरिकल। हमने ये चीज पढ़ी थी। एम्पीरिकल का मतलब था एविडेंस बेस्ड, यानी कि ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन है जो उसको बेस कर रहा है, जो उसको बैक कर रहा है, उसको बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन देखी, और उस ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता लगा कि दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है ना, पूरी दुनिया की 90% पॉपुलेशन, वो पूरी दुनिया के सिर्फ 10% लैंड एरिया में रहती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ना, दिस ये पूरा हमारा अर्थ का मान लो 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। क्या है? 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, राइट। तो पॉपुलेशन हमने देखी कि पॉपुलेशन 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स पर पॉपुलेशन रह रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला एरिया उठाया, ये एरिया उठाया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। तो ये एरिया उठाने के बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जब मैंने उठा के देखा तो पता लगा कि 10 स्क्वायर किलोमीटर है। इस पूरे एरिया का ये वाला एरिया सिर्फ 10% बनता है। और जब मैंने इसके अंदर पॉपुलेशन काउंट करा तो पॉपुलेशन का मुझे पता लगा कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस एरिया में जो रह रही है वो 90% है, यानी कि 100 में से 90 लोग इन्हीं पोजीशन में एक जगह सेटल्ड है। तो ये एक फैक्चुअल है, ये एमसीक्यूज में बहुत आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखना कि 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ऑन जस्ट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया, राइट। तो ये हमने पढ़ा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब एक और इन्होंने फैक्चुअल डाटा हमें क्या प्रोवाइड करा, इन्होंने एक फैक्चुअल डाटा ये प्रोवाइड करा कि भाई दुनिया की जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है ना, दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, जैसे चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये जो रशिया, ये जो सारी कंट्रीज है ना, इन सारी कंट्रीज ओनली टॉप 10, वैसे तो 196 और प्लस में कंट्रीज हैं, बट सिर्फ अगर हम ऊपर वाले 10 देशों की जनसंख्या को अगर जोड़ लें तो वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 60% बनती है। यानी कि टॉप 10, अगर मैं बात करूं टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज की अगर मैं पॉपुलेशन को जोड़ूं तो वो दुनिया की 60% पॉपुलेशन बनती हैं आउट ऑफ 100। ये एक अलग डाटा है, याद रखना, ये वाला एक अलग है कि 90% पॉपुलेशन रह रही है 10% एरिया में। और साथ में इन्होंने बोला कि अगर मैं बात करूं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज की, तो उनकी पॉपुलेशन जोड़ूं तो 60% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बनती है। तो ये एक फैक्चुअल डाटा है, इसको आपको याद रखना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, बहुत बेसिकली है, ज़्यादा कोई एडवांस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही खतरनाक डाटा आपको पढ़ने के लिए दे दिया, बेसिक्स है। बस इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि 90-60 वाला चीज़ रहती है कि 60 किधर था, 90 किधर था, 10%, क्योंकि 10% तो दोनों में ही है। इधर टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है, देख लो, इससे आइडिया लगा लो, जब 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज की बात होगी तो 60% पॉपुलेशन, और जब 90% पॉपुलेशन की बात होगी तो 10% लैंड एरिया। ठीक है, तो ये जो है ये आपका उस पहले वर्ड को कवर कर रहा है। ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा वो बनेगा डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी क्या होती है?
काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सर डेंसिटी क्या होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम डेंसिटी को समझेंगे। देखो, सबसे पहले होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम अभी जस्ट कवर कर आए। तो फोकस ऑन द वेयर द स्पेशियल स्प्रेड ऑफ पीपल अक्रॉस लैंड। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि कहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर लोग बसे हुए हैं। जैसे अगर मैं इस एरिया में देखूं तो हमें ये पता लगेगा कि जो सेंटर वाला एरिया है, इस सेंटर वाले एरिया में हमें ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होगा, जरा मुझे बताओ। किसी भी ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होगा? स्टूडेंट बताओ। बहुत सही, वाटर। और क्या चाहिए होगा? सर फूड चाहिए होगा, बिल्कुल सही। क्लोथ्स, यानी कि ये तो क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटीज है। साथ में ही हमें क्या चाहिए होगा? घर चाहिए होगा, जिसे हम हाउस बोल दें या शेल्टर बोल दें। अच्छा, साथ में अब हमें रोड्स भी चाहिए होंगे, हमें स्कूल्स भी चाहिए होंगे, राइट, हमें हॉस्पिटल्स भी चाहिए होंगे। ये तो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इनको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, या मैं बोलूँ पावर चाहिए होगी। मानते हो या नहीं कि ये सारी चीज़ें तो हमें चाहिए ना चाहिए? अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक नाम दे दूं तो कैसा रहेगा? वो नाम क्या होगा? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ही तो चाहिए ना। और ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? ये रिसोर्सेज मिलते हैं हमें हमारे प्लेनेट से, यानी कि हमारे घर अर्थ से, राइट। तो यहीं पर हमें ये बात पता लगी कि यार अगर किसी एरिया में 100 लोग रह रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि उन 100 लोगों के लिए वहां पर रिसोर्सेज इनफ अवेलेबल हैं या नहीं? जाहिर सी बात है ना, रिसोर्सेज भी तो चाहिए। कहीं पर आप रह रहे हो तो आपको गवर्नमेंट रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करेगी ना, ऐसे ही तो आप नहीं रह सकते। अब जिस शहर में रह रहे हो, पता लगे, अगर मैं आपको बोलूं कि राजस्थान जाके रह लो, आप रहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर वहां पे ना पानी नहीं है, पानी की समस्या है, कम है। इट मीन्स कि वहां पर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उस लैंड पर। तो यहीं पर खेल आता है डेंसिटी का। तो जो डेंसिटी निकाली जाती है, यानी कि जो डेंसिटी निकालने के पीछे जो रीजन है ना, वो रीजन क्या है? हम ये देखते हैं कि आखिरकार कितना प्रेशर है वहां के, जहां पर वो रह रहे हैं, वहां के प्रेशर है लैंड रिसोर्सेज पर। यानी कि जिस जमीन के टुकड़े पर आप रह रहे हैं, क्या वहां पे इतने इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो आपके लिए आपकी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सकें, आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकें? तो ये चीज़ चेक करने के लिए ना गवर्नमेंट ने डेंसिटी चेक करना स्टार्ट करा कि भैया पहले ये चेक कर लो कि यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, कहीं रिसोर्सेज कम तो ना पड़ जाए। इसका एक अलग बेसिक सा एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मान लो आपने स्कूल एक ओपन करा है, और स्कूल ओपन करके उसके अंदर आपने क्लासरूम्स बना दिए, ठीक है। अब क्लासरूम्स में क्या हुआ कि अब आप गए मार्केट के अंदर डेस्क लेने, बेंच लेने, चेयर्स लेने स्टूडेंट्स के बैठने के लिए। तो उसने बोला कि सर कितनी चेयर दे दें? तो आप क्या करोगे? आप एक आइडिया, या तो एक आइडिया लेकर जाओगे कि हाँ यार कम से कम मेरे को 100 चेयर दे दे, इतने स्टूडेंट्स तो मेरे हो जाएंगे। ये तो एक एस्टिमेट हो गया, ठीक है। बट अगर हमें चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनली देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे स्कूल में कितने एडमिशन हो रहे हैं। क्योंकि एडमिशन जब होंगे तो उन स्टूडेंट्स को बैठने के लिए टेबल चेयर चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज चाहिए बैठने के लिए, टीचर्स चाहिए। हमें ये पता होगा कि कितने टीचर्स हमें वहाँ पे उनको मतलब जॉब पे रखना पड़ेगा जो आपको पढ़ाएंगे, राइट। ऐसी गवर्नमेंट भी यही करती है, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर यही मेन पर्पस है कहीं की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का। अब पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का ना एक बेसिक सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत इजी है, मे बी आप सबको ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं। उसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मान लो कि कोई एक एरिया है, ठीक है, वो मान लो कितना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और वहां पर जो पॉपुलेशन है वो है 1500, नहीं चलो 15,000 लगा लेते हैं। तो अब हमें कैसा पता लगेगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग होंगे? 2 जीरो से जीरो, तो 150 पर स्क्वायर किलोमीटर में वहां लोग रह रहे हैं। यानी कि जो ये एक एरिया था हमारे पास, मान लो ये एरिया है हमारे पास, रुको, ये मान लो एक एरिया है मेरे पास, और ये एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर का, और इसमें लोग रह रहे हैं 15,000।
ठीक है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि भैया हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर कितना प्रेशर आ रहा है, तभी तो मुझे पता लगेगा कि क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, दे आर लिमिटेड, वो तो लिमिटेड होंगे, बट जो हमारी पॉपुलेशन है, जो ये पॉपुलेशन है भैया, ये तो ग्रो करेगी ना, ये तो बढ़ेगी, ये तो डे बाय डे या तो बढ़ेगी या कम होगी, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, चेंज इन नंबर्स होगा, बट ये लिमिटेड है, तो ये तो हमें पता है कितने हैं। अब इसको जानने के लिए, जिसके अंदर चेंज आना है, हमें पता करना पड़ेगा कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उस पर कितने लोगों का प्रेशर आ रहा है। तो हो सकता है ये 15,000 लोग हैं मान लो, पर हमें पता लगा कि इस एरिया में मान लो 10,000 लोग रह रहे हैं और इस बचे हुए एरिया में से 5,000 लोग हैं, इट्स ओके, लेकिन है तो ये पूरा ही एरिया ना। ये तो वही बात होगी, मान लो आपने घर में 4 कमरे बना रखे हैं और आप 3 लोग हो रहने वाले, आप चाहे एक ही कमरे में क्यों ना सो रहे हो, बट पर रूम के हिसाब से तो हमें पता लग जाएगा कि एक रूम हमारे पास एक्स्ट्रा है ना। कुछ इसी तरीके से क्या है, डेंसिटी निकालने का रीजन है। देखो डेंसिटी कैसे निकाली जाती है वो बड़ा खेल नहीं है, वो तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। बट यहां पर जो सबसे बड़ा आपको समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात है रीजन की, कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन है कि वहां की लैंड पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या है, हम किसी भी एरिया की डेंसिटी निकालते हैं। अगर पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, अगर आ भी जाएगा तो आपको नंबर्स दे रखे होंगे कि इतना एरिया है, इतनी पॉपुलेशन है, बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सिंपली डिवाइड करके बता देना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपका बेसिक सा एक ये डेंसिटी का टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे फैक्टर्स, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, या मैं बोलूं द फैक्टर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहीं की भी जब पॉपुलेशन में चेंज आता है, कहीं की भी पॉपुलेशन में चेंज आता है, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो, ये जो फैक्टर्स हैं ये जवाब देते हैं वाई का, कि आप किसी एरिया में क्यों रह रहे हो, क्या कारण है। अगर आप यूपी में रह रहे हो तो क्यों रह रहे हो। अब मान लो मैं किसी एक स्टूडेंट से मैंने बात पूछी कि भाई एक बात बताओ, तुम किसी भी एरिया में, एक्स एक एरिया है, उस एक एक्स एरिया में क्यों रहते हो। तो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया, क्योंकि मेरे फादर की जो जॉब है वो जॉब यहीं पर लगी हुई है, तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पर घर बना लिया, इसलिए हम रह रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आपके पिताजी की जॉब यहीं क्यों लगी। तो आपने जवाब दिया कि मेरे पिताजी की जॉब इसलिए यहाँ पर लगी क्योंकि यहाँ पर जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं वो इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। अगेन क्वेश्चन मेरा अभी भी सेम है कि वो इंडस्ट्री यहीं पर क्यों लगी, यहीं क्यों सेटल हुई वो इंडस्ट्री, राइट। तो सवाल वही रहेगा मेरा हर बार, लेकिन जवाब भी उसका सिर्फ एक ही है। उसका जवाब है कि कुछ सर ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं इसके पीछे, कि वहीं पर लोगों ने इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप करी या वहीं पर हम क्यों आकर रहने लगे। अच्छा, अब ये तो बात होगी अभी करंट सिचुएशन की, लेकिन अगर आज से मैं 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, 50,000 साल पहले अगर मैं चला जाऊं, तो उस टाइम तो कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, ना कोई जॉब वाला सिस्टम था, तो तब लोग किन बेसिस पर रहते थे, तब भी तो लोग रहते थे ना, वहां तो कोई जॉब वगैरह होती नहीं थी, तब क्यों वहां लोग रहते थे। तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। वहां पर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो 3 तरीके के फैक्टर्स हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा फैक्टर होगा ज्योग्राफिकल फैक्टर, नंबर 2 हमारा होगा इकोनॉमिकल फैक्टर, एंड नंबर 3 होंगे हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं भी सेटलमेंट के लिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपको यही रखनी है। अगर आपके पास कभी एमसीक्यू आ जाए और एमसीक्यू में आपसे पूछा हुआ कि आपको 4 फैक्टर्स दे रखे हैं और 4 फैक्टर्स में आपसे पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालता है कहीं भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर। ऑप्शन आपको दे दिए, मान लो आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए कि एक है वाटर, ठीक है, एक आपको दे दी माइंस या मिनरल्स, आप बोल लो मिनरल्स दे दिए, है ना, एक आपको दे दिया सॉयल और एक आपको दे दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो आप खुद सोचोगे कि सर सॉयल भी एक फैक्टर बनेगा, मिनरल भी एक फैक्टर बनता है, पानी भी एक फैक्टर बनता है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा। तो खुद आप सोचो कि इन चारों में से किसके बिना आप जिंदा रह सकते हो, किसके बिना जिंदा रह सकते हो।
सॉइल के बिना रह लेंगे सर, मिनरल्स के बिना रह लेंगे सर, बट क्या पानी के बिना रह पाओगे? नहीं सर। तो हमारा राइट ऑप्शन वहाँ बन जाएगा पानी, वाटर। ऐसे ही वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जोग्राफिकल फैक्टर, जिसको हम नेचुरल फैक्टर्स भी बोलते हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी कि वाटर इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर लाइफ। पानी सबसे क्रिटिकल फैक्टर का रोल प्ले करता है कहीं भी पॉपुलेशन की सेटलमेंट में या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। रिवर वैलीज जो आप देखोगे कि एज कंपेयर टू अदर एरियाज लाइक डेजर्ट एरिया या माउंटेन एरिया, रिवर वैलीज जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, वो हमेशा से ही अच्छे खासे डेंसली एरिया रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पानी हमें किस किस चीज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए होता है, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए भी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, यानी कि खाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, धोने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, हर चीज़ में तो हमें पानी चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी बनती है वाटर। तो इसको आपको टॉप मोस्ट पर रखना है। कोई भी फैक्टर आ जाए आपके पानी के सामने, पानी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर, सर चारों ही तो फैक्टर हैं, हमने तो चारों ही पढ़े थे, बताओ कि कौन सा रखें। तो वाटर रखना है आपको, आज ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, दैट इज लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स का मतलब है टेरेन, कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस जमीन पर आप रह रहे हैं, उसका वहाँ स्ट्रक्चर कैसा है, तो टॉपोग्राफी वहाँ कैसी है। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इस पहाड़ की चोटी पर जाकर रहना है, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर जी, यहाँ तो पहाड़ से उतरने में भी मुश्किल और पहाड़ चढ़ने में भी मुश्किल, वहाँ पे मेरे पिताजी को अगर घर बनाना होगा तो कंस्ट्रक्शन में भी मुश्किल, गवर्नमेंट के लिए रोड्स बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स, यानी कि जो प्लेन एरिया है या ऐसा हल्की ढलान वाला जो एरिया है, वहाँ पर आप देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू माउंटेन रीजन्स। जैसे कि आप देखो यूपी बिहार में पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राइट। और वहीं पर डेजर्टेड एरिया भी उठा लो आप, डेजर्टेड एरिया के मुकाबले भी आप देखोगे कि आप फ्लैट प्लेन्स एरिया में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ऊपर नीचे हो सकता है। पता लगे कि जो डेजर्टेड एरिया है वो डेजर्टेड एरिया है इतना बड़ा, वहाँ पर लोग रहते हैं मान लो 10,000, ठीक है, और जो फ्लैट प्लेन एरिया की स्टेट है, जो फ्लैट प्लेन एरिया की स्टेट है वो है इतनी छोटी सी, वहाँ पर मान लो लोग रहते हैं 5,000। तो आप तो बोल दोगे सर जी यहाँ तो 5,000 रहते हैं, यहाँ 10,000, आप तो बोल रहे थे ऐसा है, बट इसलिए मैंने बोला मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डेंसिटी की। तो आप ये देखो कि ये एरिया मान लो है 50 स्क्वायर किलोमीटर का, है ना, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू दिस 500 स्क्वायर किलोमीटर वाले से। तो हमेशा स्पार्सली और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ना कि नंबर्स ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स, टेरेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहीं भी पॉपुलेशन डेंसिटी में, क्योंकि माउंटेन एरिया हो, डेजर्टेड एरिया हो, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है, राइट, वहाँ पर रोड्स बनाना मुश्किल है, वहाँ पर खेती करना, एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल है। आप देखोगे माउंटेन रीजन्स में एग्रीकल्चर करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर स्टेप फार्मिंग करी जाती है, यानी कि छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है पहाड़ियों पर, और वहाँ पर प्रोडक्शन, उस चीज़ का इम्पैक्ट उनकी प्रोडक्शन पर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है कि कम अनाज निकाल पाते हैं वो। वहीं प्लेन एरियाज़ में देखो आप, हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी में देखो बड़े बड़े सीधे सीधे खेत होते हैं, वहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, राइट। फिर आता है हमारा थर्ड फैक्टर इज क्लाइमेट। बहुत सिंपल है यार, कहीं भी अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, कहीं भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब है जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जैसे कि लेह लद्दाख या राजस्थान। आप ऐसी जगह पर रहना प्रेफर नहीं करेंगे, आप प्रेफर करेंगे जहां पर आपको प्लीजेंट क्लाइमेट मिलेगा, एक एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलेगा कि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा क्या है वहां पर सर्दी होती है। आप ऐसे एरिया में क्या है रहना प्रेफर करोगे, राइट। क्लियर है? जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है मेडिटेरेनियन रीजन का। मेडिटेरेनियन रीजन कौन सा है हमारा? मेडिटेरेनियन रीजन अगर मैं आपको दिखाऊं ना, एक सेकंड रुको, मैं आपको मेडिटेरेनियन रीजन दिखाता हूं। ये है हमारा मेडिटेरेनियन रीजन, आप देखोगे ना, ये जो बीच में आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है। ये वाला एरिया देखो आप, ये दिस इज योर मेडिटेरेनियन रीजन। और आप देख रहे हो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको यहाँ पर कितनी हाई देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू अदर एरियाज। आप इधर कोस्टल एरिया जाओ तो यहाँ पर ना
बहुत स्टार्टिंग से ही पुरानी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया जैसी सिविलाइजेशन यहाँ पर क्या है, आकर सेटल हो गई थी। क्यों? क्योंकि प्लेजेंट क्लाइमेट है वहां पर। आप देखोगे ना, मतलब जो सदर्न यूरोप वाला जो पार्ट है, इधर लोग गर्मी में जाते हैं, समर्स में, स्पेशली समर में जाते हैं, ताकि वहां पर बीच पर लेटकर टैन कर सकें अपने आप को। हाँ, धूप धूप ले सके गर्मियों के टाइम, कोस्टल एरिया है और गर्मियों के टाइम वहां जाकर बैठते हैं ताकि अपनी बॉडी को टैन कर सकें। क्यों? क्योंकि वो गर्मी भी बहुत प्लीजेंट है, मतलब इतनी एक्सट्रीम समर नहीं जाती है, एक्सट्रीम समर नहीं जाती है। इस वजह से क्या है, लोग ऐसे ही जगह पर रहना प्रेफर करेंगे, अट्रैक्ट होंगे जहां पर क्लाइमेट जो है प्लीजेंट रहेगा, एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी नहीं होगी। एंड द फोर्थ वन इज सॉइल। फोर्थ फैक्टर जो ज्योग्राफिकल फैक्टर आता है दैट इज सॉइल। सॉइल क्या है? एग्रीकल्चर डिक्टेट सर्वाइवल। कह रहा है कि भैया एग्रीकल्चर ही लीड करता है किसी को सर्वाइवल के लिए, यानी कि बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है भैया फूड, है ना। आपको पानी मिल गया, लेकिन पानी से भी कितने दिन जिंदा रहोगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एट लास्ट आपको खाना तो खाना पड़ेगा। तो खाना कहाँ से आएगा? खाना आएगा एग्रीकल्चर से। तो कह रहा है कि जहां जहां सॉइल फर्टाइल आपको देखने को मिलती है, लूमी सॉइल होती है, भुरभुरी सॉइल, है ना। आप देखते हो किसान खेती करने से पहले खेत को जोतता है, करता है ना, क्यों? ताकि वो मिट्टी भुरभुरी हो जाए, उसके अंदर जब बीज डालें तो बीज ईजिली बाहर निकल आए। अगर मिट्टी हार्ड होगी ना तो बीज अंदर फूटेगा, उसमें पत्ती निकलेगी, लेकिन वो नीचे ही दबा रह जाएगा। तो इस वजह से सॉइल लूमी सॉइल होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। एरियाज विद फर्टाइल लूमी सॉइल लाइक इंडो गंगेटिक प्लेन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। कन्वर्सली पुअर सॉइल्स रिजल्ट इन स्पार्स पॉपुलेशन। सेम वही चीज है, जहाँ सॉइल अच्छी होगी वहाँ पर क्या होगा? एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा होगा, और जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा यानी कि जहाँ खाने की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहीं पर तो लोग जाकर रहेंगे। ऐसी जगह कौन रहना चाहेगा जहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं होता, खाना ला मुश्किल है। आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है सर, मान लो 2 एरिया हैं, एक एरिया है ए और एक एरिया है मान लो बी, ठीक है, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल नहीं है, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से यहाँ खाना डिलीवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटा जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो क्या उस पर खर्चा नहीं लगेगा? पैसा नहीं लगेगा उस पर? पैसा तो लगेगा ना। तो सोचो, यहाँ पर आपको वही एक रोटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लो आपको एक रोटी पड़ रही थी 2 रुपए की, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद वही एक रोटी आपको बने पड़ेगी 5 रुपए की। तो आप बताओ आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार मैं यहाँ जाके ही रह लेता हूँ, मेरे 3 रुपए तो बचेंगे, रहना तो उतना ही है। तो इस वजह से लोग ऐसी जगह रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी होती है, फूड की अवेलेबिलिटी, क्योंकि खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए हमें खाना जरूरी है। तो 4 फैक्टर्स हमने, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमने पढ़े हैं। नंबर 1 इज वाटर, नंबर 2 इज टेरेन या लैंडस्केप हम जिसको बोल सकते हैं, द थर्ड वन इज क्या? क्लाइमेट, एंड द फोर्थ वन इज सॉइल, राइट। अब नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स को मैं बोलता हूँ कि भैया यहाँ पर हो जाता है पैसा इंक्लूड, मनी भाई आ जाते हैं, यहाँ पर पैसे की बात आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ रहे हैं जिंदा रहने के लिए पैसा भी तो जरूरी है, राइट। तो पैसे की बात डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म नहीं आती है, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि जहाँ पर आपको ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलेंगे ना, आप देखोगे मोस्टली वहाँ पर आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, ये अफ्रीका की सदर्न पार्ट में पड़ती है, यानी कि नियर बाय साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आप बोल लो, वहाँ पर ये माइंस आपको देखने को मिलती हैं। और जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर आप देखोगे पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब आप सोचोगे सर मिनरल्स कौन सा हमें खाने हैं, तो वहाँ क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है? बेटा वो इसलिए हो रही है क्योंकि जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होंगे ना, आप देखोगे वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा सेटअप होंगी, क्योंकि माइनिंग होगी। और जब मिनरल्स और इंडस्ट्रीज पहुँच जाएंगी तो वहाँ पर आप देखोगे जॉब्स बहुत सारी क्रिएट होने लग जाएंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन देखोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो नंबर 1 मिनरल्स, जहाँ मिनरल्स होंगे वहाँ माइंस होंगी। माइंस के लिए हमें क्या चाहिए? वर्कर चाहिए। वर्कर यानी कि हमें क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग चाहिए, ह्यूमंस चाहिए, राइट। तो लोग वहां पर काम करने आएंगे, इट मीन्स कि वहां की पॉपुलेशन में क्या होगा? इंक्रीज होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगी वहां पर। देन सेकंड हम देखते हैं जो फैक्टर रोल करता है, मतलब रोल प्ले करता है, दैट इज इंडस्ट्रीज।
जहां पर आप ज्यादा इंडस्ट्रीज देखोगे ना, जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर भी आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। आप चाहे वो मिनरल्स की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्रीज हो, जैसे कि आप एग्जांपल में नोएडा ले लो, गुड़गांव ले लो, नोएडा गुड़गांव, यहाँ पे तो कोई माइंस वगैरह नहीं है, बट यहाँ पर फिर भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज है, इस वजह से। दूसरे सर्विस सेक्टर बहुत सारे हैं, यानी कि दूसरी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, इस वजह से। तो लोग, आप जनरली ये चीज देखोगे कि जहां पर आपको इंडस्ट्रीज ज्यादा देखने को मिलेंगी वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। एग्जांपल है कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन इन जापान। कोबे ओसाका एक एरिया है जापान के अंदर जहां पर बहुत डेंसली पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, और जहां पर इंडस्ट्रीज अवेलेबल होंगी, अगेन वहां पर क्या आपको है, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी, लोग वहां जाकर काम करेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। तीसरा आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं, मैं इसको बोलूंगा अर्बनाइजेशन, मैं इसको बोलूंगा अर्बनाइजेशन, इसको काटकर आप अर्बनाइजेशन लिखो। आपके एनसीईआरटी में अर्बनाइजेशन दे रखा है। अच्छा, अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया कि सिटी एरिया ना, सिटी एरिया, जो एरिया शहर है बढ़िया से डेवलप्ड है। अब सिटी एरिया के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? सर सिटी एरिया के अंदर ना हमें सबसे पहले तो अच्छे स्कूल्स देखने को मिलेंगे, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही। सर हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, अच्छा इंफ्रा मिलेगा। सर हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू रूरल एरिया, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं अर्बनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये कंपेयर किया जा रहा है रूरल एरिया से। अच्छा सर, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी हमारा कैसा होगा, हाई होगा, SOL, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं सर, हमें वहाँ अच्छी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है ना, जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली में तो इंडस्ट्रीज भी नहीं है भाई, दिल्ली में तो इंडस्ट्रीज भी नहीं है, आपको मालूम है बात। इंडस्ट्रीज गुड़गांव है, इंडस्ट्रीज नोएडा है, दिल्ली से बाहर है, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं है, बट स्टिल वहाँ लोग आकर रहना पसंद करते हैं दिल्ली में। क्यों? क्योंकि यार दिल्ली एक अर्बनाइज्ड एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया है जहाँ पर अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको हाई देखने को मिलता है। तो जब कोई भी एरिया अर्बनाइजेशन या अर्बनाइज्ड हो जाता है, या शहर हो जाता है अच्छा खासा बड़ा, एक मेगा सिटी बन जाता है, तो वहाँ पर ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं, और यही चीज़ें क्या हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और इसी वजह से क्या है, वहां पर हमें डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अट्रैक्ट का मतलब हुआ माइग्रेशन, कि लोग अपने शहर छोड़कर उस जगह पर आ जाते हैं जो एरिया अर्बन एरिया है। इसको ही हम माइग्रेशन बोलते हैं। आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो यही आएगा, माइग्रेशन। बहुत ही मज़ेदार इजी टॉपिक है, ठीक है, और हर साल उसमें से क्वेश्चन MCQ पक्का पूछा जाता है, आप ये लगा के चलो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज मिनरल, नंबर 2 इज इंडस्ट्रीज, नंबर 3 इज अर्बनाइजेशन, सॉरी 3 है, 4 नहीं है, 3 है, ठीक है। ये 3 हमारे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर बनते हैं। देखो इनकी जो थ्योरी है ना वो बुक में भी लिखी हुई है, आप इतने समझदार हो कि आप वो थ्योरी पढ़कर आप इंग्लिश टू हिंदी कर लो। बट बात यहाँ इंग्लिश टू हिंदी करने की नहीं है, बात है कि वो जो सर वो चीज़ लिखी है वो क्यों लिखी है, मैं वो क्यों का जवाब देने आता हूँ आपको लिए। एक टीचर का काम यही होता है, चीज़ों को समझाना, ना कि रटवाना, चीज़ों को ये बताना कि आखिर यही चीज़ें वहाँ क्यों लिखी हैं, वाई, उसके पीछे का क्या रीज़न है। वरना इंग्लिश टू हिंदी मेरे को अगर ट्रांसलेट करना हो तो मैं NCERT लेके खड़ा होकर हिंदी बोल दूंगा, क्या मतलब, मैं हिंदी की बुक ले आऊँगा ज्योग्राफी की, वो पढ़ा दूंगा तुम्हें, नहीं। मेरा मेन पर्पस है कि चीज़ों को समझाना, कि आप पूछो, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यार अर्बनाइज्ड एरिया में क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, आप बोलोगे बुक के अंदर लिखा हुआ था, मैंने तो बस वो पढ़ लिया। बट क्यों होती है, उस क्यों का जवाब कैसे मिलेगा? लेकिन अब आप उस क्यों का जवाब दे सकते हो, क्योंकि भाई वहाँ पर ये सारी जो सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज हमें अच्छी मिलती हैं। यही सर्विसेज क्या है, ह्यूमन बीइंग को, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा फैक्टर है, रोल प्ले करता है, दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। क्या है? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। एक सेकंड पानी पी लो यार। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर का क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सेंटर्स ऑफ फेथ एंड हिस्ट्री नेचुरली ड्रॉ ऑन गोइंग सेटलमेंट। कह रहा है कि ऐसे एरियाज जहां पर स्पिरिचुअल
आपके इमोशंस जिस एरिया से कनेक्ट हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर आप जनरली देखोगे कि आपको उसके आसपास के शहरों से ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लगा के चलो अयोध्या, अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है, ठीक है, भगवान राम का वहाँ पे मंदिर हुआ है, मूर्ति की स्थापना हुई है। तो आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे क्या है, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, राइट। अब टूरिस्ट घूमने आए हैं तो जाहिर सी बात है, जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। सर्विसेज कैसे? जैसे टैक्सी, फूड, होटल्स, है ना, गाइड, ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब जब होटल्स खुलेंगे तो वहाँ पे फिर धोबी की जरूरत भी पड़ेगी, कपड़े धोने के लिए। खाने की, जब रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो वहाँ पर सब्जी वालों की भी जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर पहले जितनी सब्जियां उस शहर के अंदर लाई जा रही थी, अब ज़्यादा सब्जियां लेकर आने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो इस एम्प्लॉयमेंट जब ये जो जनरेट हो रहा है, ये क्या दुनिया को दिखेगा नहीं है क्या? मुझे नहीं दिखेगा। मान लो कल मैं मान लो आलू टिक्की की रेडी लगाता हूँ कहीं, बट मुझे पता लगा है कि यार अयोध्या में राम मंदिर बन गया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, टूरिस्ट आ रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या करा कि यार मैं यहाँ से छोड़ के मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहीं रहूँगा, वहाँ आलू टिक्की की रेडी लगा के टिक्की बेचूंगा। और मेरे को पता लगा यहाँ पे मैं दिन की 50 प्लेट बेच रहा था, वहाँ 500 प्लेट बेच रहा हूँ मैं। बढ़ गई ना पॉपुलेशन। और लेकिन आप एक चीज़ देखो, पॉपुलेशन इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, नहीं, पॉपुलेशन इसलिए बढ़ी क्योंकि वो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वहाँ पर लोग आ रहे हैं, इसलिए मेरी पॉपुलेशन मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एक कल्चर या एक रिलीजियस सेंटर है, वहाँ हमारी भावना जुड़ी हुई है, हम भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जब दर्शन करने जा रहे हैं तो कहते हैं ना कि भूखे पेट तो भैया भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। तो टिक्की खा लो भाई, आलू टिक्की खा लो, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और जैसे ही मैं वहाँ सेटल हुआ, मैं माइग्रेट होकर वहाँ गया, वहाँ की पॉपुलेशन में चेंज आ गया, ठीक है। देन कई बार फैक्टर रोल प्ले करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी। पीस एंड रिलायबल गवर्नेंस अट्रैक्ट माइग्रेशन। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा कि अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है, ठीक है, अभी भी स्टिल चल रही है। तो कितने ज़्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर अपने दूसरे कंट्रीज में चले गए, देख रहे हो। पीस नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या नहीं था, पीस नहीं था। पीस ना होने की वजह से, या गवर्नमेंट कई बार स्टेबल नहीं होती। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर सिविल वॉर, इंटरनली ही गवर्नमेंट में वॉर चलती रहती है। जैसे पाकिस्तान ले लो यार, पाकिस्तान की अब मुश्किल से जाके एक गवर्नमेंट ने अपना पूरा टेन्योर पूरा कराया, अदरवाइज तो 5 साल कोई पूरा ही नहीं कर पाया आज तक। तो क्या है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आप देखोगे कि यूरोप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीस नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। मान लो हमने एक गवर्नमेंट को वोट किया, उसने वादा किया था कि भैया मैं जितने भी 12th के ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं सबको 10-10 हज़ार रुपये दूंगा। तो आपने अपने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती करके कहा नहीं नहीं नहीं, इनको वोट दो, हमें 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। आपने कर दिया। अब पता लगा कि 1 साल के अंदर ही वो गवर्नमेंट गिर गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई। उसने बोला था कि हम साइंस वाले स्टूडेंट्स को 15 हज़ार रुपये देंगे। तो साइंस वालों ने अपने पेरेंट्स को कह के उनको वोट डलवा दिए, अब आप रह गए। फिर पता लगा 1 साल बाद फिर वो गिर गई सरकार, क्योंकि कॉमर्स वालों को वादा कर दिया था। समझ रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी नहीं है तो आपके मन में भी होगा यार कहाँ रह रहा हूँ भाई मैं, मतलब कभी कुछ वादा कर रहे हैं, कभी कुछ वादा कर रहे हैं, ये स्टेबल ही नहीं है, 5 साल पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए पीस एंड स्टेबल या पीस एंड रिलायबल गवर्नेंस अट्रैक्ट माइग्रेशन। जहां पर पीस, शांति होती है और गवर्नमेंट रिलायबल होती है, जो पूरा टेन्योर करती है, शांति से इलेक्शन होते हैं हर जगह, तो वहां पर लोग क्या है, ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अब गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का क्या है कि पॉलिसीज डिजाइन टू पॉपुलेट स्पार्स रीजन। स्पार्स का मतलब है जहां पर कम पॉपुलेशन है। इसको ऐसे समझो कि मान लो एक एरिया है ए, ठीक है, ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और एक एरिया है बी, ये क्या है, ये बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी कि बहुत ही कम पॉपुलेशन है। अब हमें पता है कि सर ये जब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, इट मीन्स कि यहाँ के रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डल रहा है। अब गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि यार यहाँ तो रिसोर्सेज पर इतना प्रेशर पड़ रहा है, हम यहाँ के लोगों की नीड्स को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी ने बोला कि सर एक एरिया है बी, थोड़ी सी दूर है, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर, आप बोलो लोग वहाँ जाकर रहें। तो हमने लोगों को बोला कि भैया आप ए से बी में शिफ्ट हो जाओ, उस एरिया में जाकर रहने लग जाओ। लोगों ने बोला कि क्यों जाएं भाई, हम क्यों जाएं, वाई, हम तो नहीं जाते, हम यहाँ पिछले 50 सालों से रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अगर तुम जाओगे ना तुम्हारा फायदा होगा। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट के इंसेंटिव। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें कुछ इंसेंटिव देंगे। लोगों ने बोला कि क्या इंसेंटिव दोगे? तो इंसेंटिव, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि जो भी इंसान ए से बी एरिया में जाकर सेटल होगा, उसके बच्चों की एजुकेशन फ्री कर देंगे। तो कुछ लोग ऐसे चले गए।
दूसरा गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है कि जितने लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे हम उनको फ्री में रहने के लिए घर देंगे, कि फिर क्या होगा कि जितने भी यहाँ होमलेस पीपल थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, जो रेंट पे थे, वो वहाँ चले गए। या गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि जितने लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे हम उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इंसेंटिव्स देना, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना। तो फिर क्या होगा कि ये एरिया क्या है, ये भी पॉपुलेशन यहाँ पर जाकर सेटल होने लग जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ये पॉपुलेशन जो डेंसली था ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, और जो स्पार्सली था ये थोड़ा सा डेंसली की तरफ चला जाएगा। तो एक बैलेंस क्रिएट होगा जिससे दोनों जगह के रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएंगे और एक जगह ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, फोर्थ हमारा जो सोशल एंड कल्चरल जो हमारा फैक्टर रोल प्ले करता है, दैट इज सोशल अनरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट। यानी कि भैया लड़ाई, दंगे, झगड़े, राइट्स, ऐसा एरिया जहाँ पर राइट्स हो रही हो या जहाँ पर वॉर हो रही हो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे कि आप देखोगे जम्मू कश्मीर में धारा 370 से पहले आप क्या देखते थे, 370 हटाने से पहले क्या था वहाँ? जब तक 370 लगी हुई थी वहाँ पर लड़ाई, दंगे, झगड़े, ये सब चीज़ें चलती थी। लोग वहाँ से इधर आ जाते थे रहने। क्यों? कईयों को अपनी जान का खतरा था, कईयों को ये था कि कहीं उनके बच्चे ही ऐसे आंदोलनकारी या मैं बोलूँ कि लड़ाई दंगे वाले लोग ना बन जाएं, जो कल खुद ही लड़ाई दंगे कर रहे हो। तो क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी के लोग छोड़ छोड़ कर आ रहे थे, दोनों कम्युनिटी के। ठीक है, मेरे ऐसे कुछ नोन हैं जो दोनों कम्युनिटी से हैं, वो हिंदू भी हैं, वो मुस्लिम भी हैं, दोनों हैं। वो दोनों ही छोड़ कर आए। क्यों? क्योंकि एक को ये डर था कि कहीं उसका बच्चा ना आगे बर्बाद हो जाए, वो यही काम ना करने लग जाए पढ़ाई लिखाई छोड़कर। दूसरे को ये डर था कि भाई कहीं मैं ना मर जाऊं। तो ऐसे एरिया में कोई नहीं रहना पसंद करता है जहां पर क्या हो, सोशल अनरेस्ट और कन्फ्लिक्ट हो रहा हो। जैसे यूक्रेन का आप एग्जांपल ले लो, जैसे बांग्लादेश में अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, जैसे अभी नेपाल में कुछ टाइम पहले हुआ था। तो जब ऐसा माहौल जब कहीं पर बनता है तो कुछ लोग अपनी सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, दूसरी जगह पर जब रहेंगे तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। एक जगह पॉपुलेशन थी, वो अब दूसरी जगह चली गई। कारण क्या बना, यहां पर पॉपुलेशन थी, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, यहां से यहां पर ये पॉपुलेशन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि यहां पर सोशल अनरेस्ट था, राइट्स हो रहे थे। तो क्या हुआ, पहले यहां पॉपुलेशन थी, यहां फिर आ गई। तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आया है, यहां कम हो गई, यहां ज्यादा हो गई। ठीक है। तो ये थे आपके फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं। 3 तरीके के फैक्टर पढ़े हमने, ज्योग्राफिकल, हमारा इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आप इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, पूरी के पूरे जो ये PDF है यहाँ मैं आपको चैनल पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के। अब इसके अलावा क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की अब हम बात करेंगे। अब हमारा आ गया लास्ट टॉपिक, है ना, लास्ट पोर्शन आता है हमारा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे ग्रोथ की, कि और किस किस तरीके से आप कहीं की पॉपुलेशन में चेंज आप देख सकते हो, है ना, कैसे आ सकता है चेंज। तो जो सबसे बड़ा चेंज है भैया वो है नेचुरल ग्रोथ का, यानी कि बर्थ एंड डेथ। अब काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन बढ़ना है क्या? सब्र करो, पहले तुम ये चीज समझो, पहले तुम एक चीज समझो। मैंने बात करी पॉपुलेशन ग्रोथ की, किसकी बात करी? पॉपुलेशन ग्रोथ की। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2014 में एक एरिया की पॉपुलेशन जो थी वो थी 1 लाख, और 2015 में उस एरिया की पॉपुलेशन होगी 1.1 लाख। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर 10,000 लोग ज़्यादा हो गए, है ना, 10,000 लोग बढ़ गए। तो ये क्या सर पॉपुलेशन चेंज है या ये पॉपुलेशन ग्रोथ है? हाँ, ये बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि इसमें एडिशन हुआ है। क्या है? लोग बढ़ गए, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आपकी होगी पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, दूसरा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2014 के अंदर एक एरिया था जहां पर पॉपुलेशन थी 1 लाख, 2015 में उस एरिया की पॉपुलेशन रहेगी 90,000। तो अब आपका सवाल ये आया कि सर ये तो माइनस क्या हो गया, 10,000 हो गया, क्या हम इसे अभी भी बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ है? क्योंकि ग्रोथ का मतलब तो बढ़ना होगा। बेटा इसको भी पॉपुलेशन ग्रोथ बोली जाएगी, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बोलेंगे? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मतलब
सर आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल्स, चेंज इन नंबर्स ऑफ पीपल, बिल्कुल करेक्ट। और याद रखना इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं। पॉपुलेशन में किसी भी तरीके का चेंज, चाहे तो किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो या किसी एरिया की पॉपुलेशन कम हो, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ ही बोलते हैं। बस पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ का नाम आ जाता है। जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ, और जहां पॉपुलेशन कम होगी दैट इज नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है। अब पॉपुलेशन जो ग्रोथ है हमारी, जिसको मैं पीजी बोलता हूं, ये पीजी ना दो तरीके की होती है। पीजी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल ग्रोथ, एक होती है नेचुरल ग्रोथ, और होती है एक एक्चुअल ग्रोथ। क्या होती है? एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल एंड नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ क्या होगा? नाम से समझें आप, नेचुरल यानी कि जो चीज नेचर ने बनाई है, और नेचर के दो ही परम सत्य हैं। क्या सत्य हैं? बर्थ एंड डेथ। यानी कि इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तो पक्की कंफर्म है, अमर कोई नहीं है। तो जब इन दो चीजों की वजह से कहीं पॉपुलेशन में चेंज आता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो नेचुरल ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब तो चेंज इन नंबर्स ऑफ पीपल। अब वो जो चेंज अगर सिर्फ मरने और पैदा होने की वजह से आया है तो उसे हम नेचुरल ग्रोथ बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? बर्थ माइनस डेथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं कि तो कहीं की पॉपुलेशन 100 थी, तो वहां पर बच्चे पैदा हुए 10, मर गए 5, तो मुझे बताओ फाइनल कितना आया? 105। तो जो ये 105 है ना बेटा, ये आपका नेचुरल ग्रोथ है, क्योंकि इसमें हमने दो चीजें से ग्रोथ को निकाला है। जो चेंज आया है वो सिर्फ बर्थ और डेथ की वजह से आया है। ठीक है, दैट इज योर नेचुरल ग्रोथ। इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेचुरल ग्रोथ के अंदर ऐसी दो चीजें क्या होती हैं, कौन से दो कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से चेंज आता है। तो दो कंपोनेंट कौन से हैं नेचुरल ग्रोथ में? या सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि नेचुरल ग्रोथ के अंदर कंपोनेंट बताओ जिनकी वजह से चेंज होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। द फर्स्ट वन इज बर्थ एंड द सेकंड वन इज डेथ, और इसको निकालने का फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ। अब दूसरा आता है एक्चुअल ग्रोथ। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ निकालने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूंगा जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन, क्योंकि उस टॉपिक का ही इस फॉर्मूले में यूज करा गया है। उसके बिना ये फॉर्मूला पहले समझाना आपको कंफ्यूज करने वाली बात है। ठीक है, तो वो आप एक बार समझे कि माइग्रेशन क्या होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? माइग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सुनो, क्या है माइग्रेशन? बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। एक एरिया था ए और एक एरिया था बी। ठीक है, ए में रहता था पिंटू और बी में रहता था चिंटू। ठीक है, तो क्या हुआ, जिस एरिया में पिंटू रहता था, जिस एरिया में पिंटू रहता था उस एरिया में वहां पर अच्छी जॉब्स भी अवेलेबल थी, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी थे, वहां पर अच्छे स्कूल्स भी थे, वहां पर अच्छे रोड्स भी थे। ठीक है, वहां पर आप देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी हाई था, यानी कि अच्छा था। अच्छा, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी, वहां पर कोई राइट्स भी नहीं होते थे, नो राइट्स, यानी कि कुल मिलाकर सब चंगा था, सब बढ़िया था। लेकिन लेकिन एक पंगा ये था कि जहां पर चिंटू रहता था वहां ना तो जॉब्स अच्छी थी, ना ही आप लगाओ स्कूल्स अच्छे थे उसके वहां। हो सकता है वहां पे आप ये लगा लो हॉस्पिटल्स भी आप इसके अंदर ले आओ कि हॉस्पिटल्स भी अच्छे नहीं थे। अच्छा, वहां पर डेली लड़ाई दंगे झगड़े कुछ ना कुछ होते रहते थे। अच्छा, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस थी वो ट्रांसपोर्ट सर्विस भी अच्छी नहीं थी, यानी कि वहां ना तो अच्छे रोड्स थे और ना प्रॉपर वहां बस सर्विस थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस थी। अच्छा, उसके अलावा क्या थी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं थी, नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ सत्यानाश था वहां पर। तो क्या होता है, चिंटू पिंटू को कॉल करता है, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। पिंटू को फोन करके चिंटू बोलता है कि भाई यार मेरे यहाँ पर ना तो बहुत बुरी हालत है, मेरे यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है, मैं क्या करूं, मुझे ये बता तू। तो पिंटू बोलता है चिंटू को, भाई तू एक काम कर, तू वहां से उठ के ना यहाँ आ जा।
तू एक काम कर, तू मेरे पास आके रह। तो चिंटू क्या करता है, अपना बैग बोरिया बिस्तर उठाता है और वहां से वो चिंटू के पास आ जाता है, सॉरी चिंटू पिंटू के पास आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। अच्छा, अब मुझे बताओ चिंटू किस वजह से पिंटू के पास गया? इन सब रीजन्स की वजह से। ये सब रीजन्स हो सकते हैं, अच्छा ये सारे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो सिर्फ एक सिंगल रीजन भी हो कि उसको वहां पर जॉब ही ना मिल रही हो, उसको जॉब ही नहीं मिल रही। तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, तो वो हमें मैटर नहीं करता, लेकिन रीजन ये सारे हैं। तो इन्हीं सारे रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं रीजन्स को आपको बोला जाता है पुश फैक्टर्स, है ना। आपकी बुक में दे रखे हैं ना बहुत सारे पुल पुश फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर्स यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो लोगों को धक्का दे रहे हैं, इसलिए पुश रखा है कि धक्का देना, कि भाई तू निकल यहां से। तो ये किस वजह से यहां से निकला, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स थे जो उसको धक्का दे रहे थे। उसको वहां पर ना जॉब मिल रही थी, हो सकता है उसके बच्चों के लिए स्कूल ना मिल रहा हो सकता है हॉस्पिटल्स ना हो, इलाज ना करवा पा रहा हो अच्छे से। तो ये सारे क्या बने उसके लिए, पुश फैक्टर। अच्छा, वो यहीं पर क्यों आया, पिंटू के पास ही क्यों आया, है ना। पिंटू के पास ही क्यों आया, उसका एक दोस्त मोनू था, मोनू के पास क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि पिंटू के पास जो ये सारे फैक्टर्स है ना, इन्हीं फैक्टर्स को हम बोलते हैं पुल फैक्टर्स, यानी कि अट्रैक्ट करना। क्या करना, अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींच लिया, है ना। अच्छी चीजों की तरफ क्या है, सब लोग खींचते हैं। तो इस वजह से चिंटू पिंटू के पास चले गए, क्योंकि वहां पर ये सारे क्या थे, पुल फैक्टर थे, राइट। अब क्या हुआ कि जब चिंटू वहां से वहां गया ना, जब चिंटू यहां से यहां गया, तो जो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना, पॉपुलेशन जो थी वो पहले पॉपुलेशन थी 100, बट चिंटू के आने की वजह से वो 101 हो गई। तो इट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, पॉजिटिव। और यहाँ की पॉपुलेशन थी 50, इसमें से -1 हो गया, बच गए 49। तो क्या हुआ, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। दोनों जगह पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, एक जगह पॉजिटिव हुआ, एक जगह नेगेटिव हुआ। हाँ सर बिल्कुल, वहां से माइनस हो गया, वहां प्लस हो गया, वहां जाके वो रहने लग गया, इसलिए। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अच्छा, अब जो चिंटू था, चिंटू का ओरिजिन पॉइंट तो यही है ना, बी। ओरिजिन पॉइंट तो यही बोलेंगे हम चिंटू का, यहीं से तो चला, वो यहीं तो रहता था पहले। और डेस्टिनेशन क्या होगी उसकी, ये डेस्टिनेशन क्या बनेगी, इसी को बोलेंगे डेस्टिनेशन। क्लियर है, बिल्कुल सही, ये होगी उसकी डेस्टिनेशन। अब दो वर्ड आपको बड़े कंफ्यूज करते होंगे, एमिग्रेंट इमिग्रेंट। एमिग्रेंट इमिग्रेंट क्या होता है, तो समझो ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन है। यहां पर किस टाइप की माइग्रेशन हुई है ये बताओ, यहां पर कैसी माइग्रेशन हुई है, रुको, यहां पर कैसी माइग्रेशन हुई है, इन माइग्रेशन। क्या हुई है, इन माइग्रेशन, है ना। माइग्रेशन इन हुई है, अंदर आया है। तो इन माइग्रेशन का ही दूसरा नाम होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो ये चीज आपको कंफ्यूज अब नहीं करेगी। इन माइग्रेशन, जब कोई बाहर से कहीं आता है तो हम कहते हैं ना, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। तो ये पिंटू ने भी इसे चिंटू को क्या बोला, कम इनसाइड, मेरे शहर में, मेरे एरिया में आ जाओ। तो इन का मतलब हो गया इमिग्रेशन। और आउट, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुई है सर, आउट माइग्रेशन हुई है ये तो, क्योंकि यहां से वो चला गया। तो जहां से आउट माइग्रेशन होती है उसे बोला जाता है एमिग्रेंट। क्या बोला जाता है, एमिग्रेंट। तो आप एक चीज याद कर लेना, दोनों चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। इमिग्रेशन याद रखो कि जहां इन माइग्रेशन हो रहा है वो इन माइग्रेशन हो गया, मतलब इमिग्रेशन हो गया। तो दूसरे वाला अपने आप याद आ जाएगा कि आउट माइग्रेशन मीन्स एमिग्रेंट। क्लियर है। तो इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेंट। जो जगह छोड़ के जाता है, जहां हम, जो जगह हम छोड़ कर जा रहे हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं, जहां पर हम जा रहे हैं उसे डेस्टिनेशन बोला जाता है। और डेस्टिनेशन पर क्योंकि अब बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, कंसेप्चुअल, इजी, सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। तो डेस्टिनेशन पर जब हम कहीं जाते हैं तो डेस्टिनेशन पर मोस्टली हमें क्या है, पुल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। और जहां जिस जगह को हम छोड़कर जा रहे हैं वहां हमें क्या मिलेंगे, पुश फैक्टर, यहां पर पुल फैक्टर। ठीक है, मैं भी शायद मैं गलत बोल गया हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको पुश बोला बट यहाँ पुल फैक्टर होते हैं, है ना। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से तो आप यहाँ आ रहे हैं, यही फैक्टर्स तो आपको क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें, 4 तरीके की मूवमेंट हो सकती है, 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट।
क्या है वो 4 टाइप की मूवमेंट? पहली है कि आप रूरल टू रूरल मूव कर सकते हो, यानी कि गांव से गांव गया है, कि चिंटू जहां पहले रहता था गांव में रहता था और अब कहाँ गया, पिंटू के पास उसके गांव में चला गया, यानी कि रूरल टू रूरल। या रूरल टू अर्बन हो सकता है, यानी कि गांव से शहर चला गया। या अर्बन टू अर्बन हो सकता है कि चिंटू अपने शहर से पिंटू के शहर चला गया। या अर्बन टू रूरल भी हो सकता है कि चिंटू पहले शहर में रहता था लेकिन अब पिंटू के पास कहाँ चला गया, गांव में चला गया। तो ये क्या है, ये 4 तरीके की आपको क्या है मूवमेंट देखने को, या 4 टाइप्स की मूवमेंट जो है मतलब जिन एरिया से होती है वो होते हैं। क्लियर है, चीजें अंडरस्टूड? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट डाल सकते हैं कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दें, मैं दोबारा समझा दूंगा, शॉर्ट बना दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। टेलीग्राम पे मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे डाउट डाल देना, वहाँ हम समझा देंगे लाइव लेके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए ये चैनल बना है तो आप हमारे सबसे ऊपर दर्जे पे बैठे हो, आपके लिए हर सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें, इसी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, आपको 3 टाइप ऑफ माइग्रेशन देखने को मिलेंगे, यानी कि माइग्रेशन की टाइप्स, माइग्रेशन की टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी। कितनी तरीके की? 3 तरीके की। पहली जो होती है वो होती है परमानेंट। क्या होती है पहली? परमानेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन, यानी कि आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह गए हो और परमानेंटली वहीं रहोगे। दूसरी जो हमारी माइग्रेशन होगी दैट इज टेम्परेरी, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो टेम्परेरी बेस के लिए, यानी कि 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए। जैसे आप अपने कॉलेज की डिग्री करने जाते हो, आप अपने शहर से दिल्ली आए हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए हो पढ़ने, 4 साल की डिग्री करके चले जाओगे, तो दैट इज योर टेम्परेरी माइग्रेशन। ये आपकी जॉब लगी है, अगले 5 साल के लिए आपका प्रोजेक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है, वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आप वापस चले जाओगे, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन होती है मोस्टली जो आपके एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं वो करते हैं सीजनल माइग्रेशन, है ना। जैसे हार्वेस्टिंग का पीरियड का टाइम आता है तो आप देखोगे कि लोगों में खेतों में काम करने के लिए लोग दूसरी स्टेट से आते हैं, 1-2 महीना हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, खेतों के काम वगैरह करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर कल्टीवेशन के टाइम भी ऐसा होता है कि कल्टीवेशन करने के लिए आते हैं, कल्टीवेट करके यानी कि बो के वो जो पौधे वगैरह हैं वो लगा के, चावल वावल के, जीरी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो इंसानों से, इंसान ह्यूमन लेबर ही लगाती है, तो वो लगा के फिर वो वापस चले जाते हैं। तो इसको सीजनल लेबर भी बोला जाता है, सीजनल माइग्रेशन भी इसको बोलते हैं। तो ये माइग्रेशन का एक टाइप है। तो 3 टाइप से आप क्या है माइग्रेट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेटर्स हमें देखने को मिलते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी एंड सीजनल। क्लियर होगी चीजें? सही है। अब अब यहीं पर हमने देखा था नेचुरल ग्रोथ के बारे में, कि जो नेचुरल ग्रोथ थी हमारी, वो नेचुरल ग्रोथ में मैंने क्या बताया था कि बर्थ माइनस डेथ। लेकिन अब जो समझने वाली चीज थी वो समझने वाली है कि एक्चुअल ग्रोथ अगर हमें निकालनी हो, बिल्कुल एक्चुअल, कि भैया अब पॉपुलेशन में चेंज सिर्फ बर्थ डेथ से तो आता नहीं है, माइग्रेशन से भी तो चेंज आता ही है ना। बर्थ डेथ से नेचुरल तो पता लग रहा है, बट माइग्रेशन से हमें बिल्कुल एक्चुअल पता लगती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं कि वहाँ जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में प्लस करेंगे हम बर्थ, माइनस करेंगे डेथ, प्लस करेंगे इन माइग्रेशन। यहाँ पर इन माइग्रेशन का देखो ये वर्ड आया, अब आप समझ गए होंगे, यानी कि बाहर से कितने लोग आकर यहाँ सेटल हुए, और माइनस कर देंगे आउट माइग्रेशन को, माइनस कर देंगे आउट माइग्रेशन को। तो ये है वो फॉर्मूला, इसलिए मैं आपको पहले नहीं बता रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको अगर मैं नंबर्स में करूं तो मान लो 100 पॉपुलेशन है, कहीं 10 बच्चे पैदा हुए, 5 मर गए, बाहर से मान लो 10 लोग आए और वो स्टेट छोड़कर भी तो कुछ चले गए होंगे, हो सकते हैं उनके XYZ कोई रीजन, अपने रीजन हो सकते हैं। मान लो कि जिस स्टेट में 10 लोग आए हैं वो मान लो जॉब करने के लिए आए हैं, लेकिन जो 5 लोग गए हैं वो इसलिए चले गए होंगे, मे भी हो सकता है इस स्टेट में उनको अच्छे स्कूल्स ना मिले हो, उस एरिया में अच्छा कोई स्कूल ना हो, वो इसलिए छोड़कर चले गए हो, या दूसरी जगह और अच्छी जॉब मिल गई हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसका फाइनल क्या होगा, 110, 105, 115, 110, तो 110 इज योर एक्चुअल ग्रोथ। लेकिन अगर सिर्फ मेरे को नेचुरल निकालनी होती, अगर मेरे को सिर्फ नेचुरल निकालनी होती तो देन मैं सिर्फ इन 2 को कवर करता और मेरी कितनी निकलती 105, तो दैट इज योर नेचुरल ग्रोथ। और अगर मेरे को एक्चुअल निकालनी है तो इसमें मैं इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये था आपका फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ पर जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था। देखो ये देखो, एक्चुअल ग्रोथ बर्थ माइनस डेथ इन माइग्रेशन प्लस माइनस आउट माइग्रेशन। सो ये क्या है आपका बेसिक फॉर्मूला है। नेगेटिव ग्रोथ कब होगी? जब आप देखोगे कि नंबर्स कम हैं। डेथ प्लस आउट माइग्रेशन इज ग्रेटर देन बर्थ। ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना कि लोग मर ज्यादा रहे हैं, ठीक है, लोग मर ज्यादा रहे हैं, आउट माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है और जो बच्चे हैं वो कम पैदा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पॉजिटिव क्या होगी? जब बर्थ और इन माइग्रेशन यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो प्लस इन माइग्रेशन बाहर से जो लोग रह रहे हैं आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं वहाँ की डेथ्स के मुकाबले, या इसमें मैं आउट माइग्रेशन भी ऐड कर दूँ तो क्या होगा? पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव का मतलब वही है, नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव है, नंबर्स कम हो रहे हैं तो नेगेटिव हो गया। क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या है, इसके अंदर आपको दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या है? ये CBR निकालने का फॉर्मूला है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, यानी कि रेट निकालने का फॉर्मूला है। बर्थ रेट, रेट का मतलब क्या होता है याद रखना, रेट का मतलब होता है परसेंटेज। मैं यहाँ पर भी आपको इस स्लाइड के अंदर भी आपको ये चीज़ यहाँ दी गई है। रेट का मतलब क्या होगा? द चेंज एक्सप्रेस्ड एज इन परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज होना। जैसे कि कहीं 100 से 110 हो गया, तो अगर मैं नंबर्स में पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 10 नंबर बढ़ गए, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 10% बढ़ा है। तो रेट, ये बहुत पहले 8th 9th में आपको चीज़ें बताई गई है कि रेट का मतलब होता है चेंज इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में हम उसको शो करते हैं। तो क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट, अब हमें समझ आ गया कि सर रेट की बात है तो कहीं ना कहीं परसेंटेज होगा, है ना, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? या तो 100, मोस्टली हम 100 ही देखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, इंटू 100 करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर 1000 लोगों पे निकाला जाता है। बेसिक सा फॉर्मूला है CBR निकालने का, ऊपर बर्थ है यानी कि कितने बच्चे पैदा हुए, नीचे मिड ईयर पॉपुलेशन। मान लो 2014 की अगर हमें बर्थ रेट निकालनी है तो 2014 का हम क्या करते हैं, जुलाई के अराउंड, है ना, जुलाई के अराउंड जो हमारी पॉपुलेशन होगी, जून जुलाई के अराउंड, वो पॉपुलेशन का नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, ऊपर जितने बच्चे पैदा हुए वो, और इनटू 1000 ईयर के एंड में। ईयर के एंड में करी जाती है चीज़। 2014 के ईयर के एंड में हम क्या करेंगे कि पूरे साल में जितने हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बने होंगे उनसे हमें आइडिया हो जाएगा, हॉस्पिटल्स का डाटा उठा लेंगे, डिवाइड कर देंगे साल की बीच की पॉपुलेशन, यानी कि 2014 की स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन थी और एंडिंग की जो है उनको हम डिवाइड करके मिड ईयर की पॉपुलेशन निकाल लेंगे और इनटू 1000 कर देते हैं। ये आप सबको नहीं करना है, ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कैसे करती है, या जो एजेंसीज हैं जो ये डाटा निकालती हैं। तो हमें तो सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। ऐसे ही डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेथ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। दैट इज योर क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका सबसे मजेदार टॉपिक जिसको मैं बोलता हूं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, DTT, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अच्छा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का काम क्या है? ये काम क्या करती है? बहुत सिंपल सा इसका काम है। इसका जो मेन रीजन है ना, इसका जो पर्पस है, ये हमें ये बताती है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंज आएगा या किस टाइप का चेंज आ सकता है, वो हमें DTT के थ्रू पता लगता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर नेशन में क्या पॉपुलेशन चेंज आएगा वो हमें DTT बताता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें बताती है। अब वो थ्योरी क्या है? इस थ्योरी के अंदर ना बेसिकली हमें ना 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। हम एक एक कर एक एक स्टेज को पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, एक एक स्टेज को पढ़ेंगे, तीनों को एक साथ नहीं पढ़ना। तो पहले आती है हमारी स्टेज नंबर 1, स्टेज 1। स्टेज 1 क्या कहती है? ये कहती है हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी की, एक ऐसी सोसाइटी की जिस सोसाइटी के अंदर आप ये समझें कि नो एजुकेशन, नो एजुकेशन ब्रो, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, यानी कि लो लिटरेसी रेट, अगर आप इसको बोल सकते हैं तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि लो लिटरेसी रेट है,
यानी कि लोगों को समझ ही नहीं है। अच्छा, नो हेल्थ केयर सिस्टम, नो हेल्थ केयर सिस्टम, कोई हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है। और साथ ही इसमें हम लिखें तो ये क्या होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, टोटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, वहां और कुछ हो ही नहीं रहा होता। तो ये बात बोल रहा है कि अगर किसी सोसाइटी में हमें ये तीन चीजें देखने को मिल रही हैं कि बिल्कुल भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बहुत लो लिटरेसी रेट है, कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है, तो वहां पे हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, वहां पर जनरली हमें 2 से 3 चीजें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्या है वो हम समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू। इस ग्राफ को जरा ध्यान देना आप। इस ग्राफ में वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इस तरीके का। अब आप बोल रहे होंगे सर जी ये आपने क्या वेव लेंथ से बना दी। यार ये वेव लेंथ नहीं है, ये वाली जो हमारी है ना, दिस वन, ये जो हमारी चीज है, ये हमारी क्या है, मान लो बर्थ रेट है, और ये हमारा था डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट में हमने एक चीज देखी कि इस तरीके का होने की वजह से ये क्या बोल रहे हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये हमें पॉइंट्स बता रहे हैं कि हाई बर्थ रेट है बहुत ज्यादा इन पॉइंट्स पर। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ये हमें बता रहे हैं हाई डेथ रेट के बारे में हमें दिखा रहे हैं। ये हमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां लो लिटरेसी रेट है, नो हेल्थ केयर सिस्टम, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वहां पर लोग बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं, यानी कि हाई फ्लक्चुएशन है, 5-5, 6-6 बच्चे, 4-4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उन्हीं के बच्चे मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं, यानी कि 5 पैदा हुए 4 मर गए, 5 पैदा हुए 5 मर गए। तो कुछ इस तरीके की हमें इस सोसाइटी में हमें सोसाइटी देखने को मिलती है। और इस सोसाइटी को एक नाम दिया गया है, इस सोसाइटी को नाम दिया है हाई स्टेशनरी। जो ये स्टेज है, इस स्टेज को हम नाम देते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। इसको क्या नाम दिया गया है, हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई क्यों, क्योंकि हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है। इसको हम नंबर्स के थ्रू समझें तो आप इजीली समझेंगे। मान लो कहीं की पॉपुलेशन है 100, ठीक है। अब 100 में हमने क्या देखा कि हमने वहां जो बर्थ हुए हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो मान लो बच्चे पैदा हुए हैं आपके 20 बच्चे, मतलब 100 पर 20 पैदा होना बहुत बड़ी चीज है। हाई बर्थ रेट हमें देखने को मिला। साथ में हमने देखा, हमने माइनस करे वहां डेथ्स कि कितने लोग मर गए, तो हमने वहां पे देखी कि भाई 20 में से 19 लोग तो मर गए, यानी कि लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ एक ही पॉपुलेशन में कितना, लास्ट में ये देख रहे हो आप, ये दोनों जगह आकर पॉइंट सेम हो गया है। दोनों जगह आकर क्या है, पॉपुलेशन स्टार्टिंग में भी इतनी थी, एंडिंग में भी इतनी हुई। हाँ बीच में बढ़ी लेकिन घट भी गई, बढ़ी घटी बढ़ी घटी, इस तरीके से पॉपुलेशन चली। और लास्ट में कितनी पॉपुलेशन आई, 101। स्टार्टिंग कितनी हुई थी 100 से, बीच में वो 120 गई, फिर बच्चे मर गए तो 101 पर आ रह गई। इस तरीके से ऊपर नीचे भी तो हुआ है ना पॉपुलेशन। तो ये चीज ये दिखाती है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसे स्टेज नंबर 1 हम बोलते हैं, दैट इज हाई स्टेशनरी सोसाइटी। और इसी सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिलता है, नेचुरल इंक्रीज देखने को मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। पॉपुलेशन ग्रोथ में नेचुरल इंक्रीज, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ में नेचुरल वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। आप देखोगे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है, लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लो लिटरेसी रेट, लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज्यादा दिन लोग जिंदा भी नहीं रहते हैं। क्यों, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, बीमारी हुई मर गए, है ना, थोड़ा सा बुखार आया पता लगा टपक गया इंसान। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं था अच्छा, इस वजह से। तो दैट इज योर स्टेज 1। तो स्टेज 1 को हम क्या क्या बोलते हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज 1 को हम क्या बोलते हैं, हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी क्यों, क्योंकि इसमें हाई फ्लक्चुएशंस होती हैं, है ना, हाई फ्लक्चुएशन, हाई बर्थ रेट रहता है, हाई बर्थ रेट रहता है, और हाई ही डेथ रेट रहता है। तो इस वजह से हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की वजह से हमने ये हाई यहां जोड़ लिया, और लास्ट में 100 से लास्ट में 101 ही हुए, यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, इस वजह से हमने इसको स्टेशनरी बोला। तो हाई स्टेशनरी भी होता है, आपको ये नाम कंफ्यूज करेगा, मैं बार बार इस नाम पे इसलिए ज्यादा फोकस डाल रहा हूं क्योंकि ये होता है।
ठीक है, तो दैट इज योर स्टेज 1। अब इसके बाद आती है बेटा आपकी स्टेज 2। क्या आती है? स्टेज 2। स्टेज 2 को नाम दिया गया है हमने एक्सपेंडिंग स्टेज। एक्सपेंडिंग स्टेज क्यों? क्योंकि यहां पर होता है एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन होता है? देखो, यहां एक्सपेंशन ऐसा होता है कि जो हमारी बर्थ रेट की लाइन है वो तो हाई ही है, लेकिन जो हमारी डेथ रेट की लाइन थी ना, वो डेथ रेट की लाइन एकदम डिक्लाइन हो जाती है। एकदम से क्या है, आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम। इंप्रूवमेंट कहां कहां हमें देखने को मिली? हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर सिस्टम में और सैनिटेशन में, यानी कि साफ सफाई। तो क्या होता है, हर कंट्री ना, ये बात याद रखो, हर कंट्री स्टेज 1 से ही स्टार्ट होती है। चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो, वो स्टेज 1 से स्टार्ट होती है, देन स्टेज 2 पे जाती है, देन स्टेज 3 पे जाती है। तो जब एक कंट्री का बुरा हाल था, जैसे आप देखो इंडिया, मैं यहाँ पर आपको इंडिया का ही समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ के आए हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। तो आप याद करो कि जब अंग्रेजों का टाइम था तो आप देखते थे कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं ग्रो हुई थी, ग्रोथ नहीं आई थी, पॉजिटिव ग्रोथ नहीं थी उसके अंदर। आप देखते थे उस टाइम कितनी भूखमरी थी, कितने बच्चे मरते थे, पैदा पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी हाई होता था और डेथ रेट भी काफ़ी हाई होता था। देन 1947 में 1947 के अराउंड हमारी कंट्री आज़ाद हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या करा, हमने धीरे धीरे हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ाया, हमने धीरे धीरे सैनिटेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा। तो 1960s के अराउंड जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो आपने देखा कि पॉपुलेशन बूम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने हेल्थ केयर और सैनिटेशन सिस्टम बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ कि फर्टिलिटी रेट FR remains high, fertility rate remains high, but डेथ रेट में क्या देखा हमने? हमने डेथ रेट में एक शार्प डिक्लाइन देखने को हमें मिला। क्या देखने को मिला? शार्प डिक्लाइन, एंड दैट इज योर शार्प डिक्लाइन। और जो ये कंडीशन क्रिएट हुई है ना, ये कंडीशन क्रिएट हुई है, इसे ही हम बोलते हैं एक्सपेंशन। तो इससे क्या होगा? मैंने आपको क्या बोला कि अगर बर्थ रेट रिमेन्स हाई बट डेथ रेट कम, न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर मैं समझाऊं तो कहीं की 100 पॉपुलेशन थी, बर्थ रेट आज भी 20 ही है, लेकिन जहां पहले 19 लोग मर रहे थे स्टेज 1 में, अब यहां पर 5 लोग ही मरे। क्यों? क्योंकि डेथ रेट हमारा डिक्लाइन हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा हो गया, सब चीज़ें, हमारी सैनिटेशन अच्छा हो गया। तो हमारी पॉपुलेशन में क्या चीज़ देखा हमने? 115 का। और यही होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज, जिसे हम एक्सप्लोजन बोलो, बूम बोलो, एक्सपेंशन बोलो, एक्सपेंडिंग बोलो। स्टेज 2 में जो कंट्रीज होती हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। अभी आप देखोगे इंडिया इसी स्टेज में है। इंडिया क्या है, हमारा भारत जो देश है वो अभी स्टेज 2 में ही चल रहा है, स्टेज 3 की तरफ चल रहा है, अभी स्टेज 2 के अंदर है, क्योंकि इसके बाद हमारी आएगी स्टेज 2, स्टेज 3। देखो स्टेज 2 में क्या कह रहा है? हाई नेचुरल इंक्रीज। बार बार यहाँ नेचुरल वर्ड का यूज करा गया। नेचुरल वर्ड का क्यों यूज करा गया है? क्योंकि हम यहाँ माइग्रेशन का कुछ पढ़ ही नहीं रहे, माइग्रेशन की कोई चीज़ नहीं है, हम सिर्फ बर्थ और डेथ देख रहे हैं। तो इसलिए हाई नेचुरल इंक्रीज, मेडिकल इंप्रूवमेंट, बेटर सैनिटेशन एंड रैपिड मोर्टेलिटी डिक्लाइन, कि ये दो चीज़ें हुई, इस वजह से हमें एक रैपिड मोर्टेलिटी डिक्लाइन देखने को मिला कि मौतें कम हो रही हैं। बच्चे आज भी देखो, ये जो बर्थ की लाइन थी ये देखो, ये आज भी वहीं है, लेकिन लाइन कम कौन सी हुई? लाइन कम हुई डेथ की। तो ये एक्सपेंशन, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है, इसको एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे हाई स्टेशनरी, एक्सपेंडिंग या एक्सपेंशन स्टेज, एंड द लास्ट वन इज, जो आपकी लास्ट आती है, दैट इज योर स्टेज 3, जिसको मैं बोलता हूं, या मैं नहीं, आपकी एनसीईआरटी भी बोलती है, लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज, लो क्यों बोलते हैं जरा ध्यान दें। लो इसलिए बोला जाता है कि जो इसमें हाई बर्थ रेट और डेथ रेट की लाइन है ना, वो कुछ ऐसे चलती है, सिर्फ ये चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? सर जी ये तो हमें स्टेज 1 से मिलती जुलती दिख रही है, नाम भी वैसा ही है, बिल्कुल। इसके अंदर बहुत लो फ्लक्चुएशन होती हैं। क्या होती हैं? लो फ्लक्चुएशंस होती हैं। लो फ्लक्चुएशन का मतलब है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होती है। बच्चे पैदा भी कम होते हैं और मरते भी कम हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा समझो, 100 पॉपुलेशन थी, बच्चे पैदा हुए 5, मर गए 4,
कितने हो गया 101। यानी कि बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, और पोजीशन क्या है हमारी स्टेशनरी, और ये दोनों क्या हैं लो हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया लो स्टेशनरी, इसको इसलिए बोला जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? सवाल है कि सर ऐसा होता ही क्यों है, वाई दिस इज हैपन। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टेज 3 के अंदर हमारी जो सोसाइटी है वो हो जाती है डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड। जो स्टेज 3 है ना, ये फुली डेवलप्ड एरिया आप बोल सकते हैं, या फुली डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है, जस्ट लाइक यूएसए, जस्ट लाइक जापान, या यूरोपियन नेशंस आप बात करो, या यूरोप की बात करो, तो आप देखोगे कि इन ये जो कंट्रीज हैं फुली डेवलप्ड हैं। फुली डेवलप्ड कैसे हुई? फुली डेवलप्ड ऐसे हुई कि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वुमेन हेल्थ, पब्लिक अवेयरनेस, टैक्स डिसइंसेंटिव्स, यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो जो लिटरेसी रेट है वहाँ अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होने की वजह से सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे होने की वजह से वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट अच्छे से जनरेट हो पा रही है ना। गवर्नमेंट भी वहाँ अच्छे से काम कर रही है। वो फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस है वहाँ पर, वहाँ की गवर्नमेंट अवेयर करती है लोगों को कि भैया पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इन सारे रीजन की वजह से, एक डेवलप्ड सोसाइटी होने की वजह से, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने की वजह से, जैसे देखो अर्बन सोसाइटी, हाई लिटरेसी रेट, स्मॉल फैमिली, नॉन एस्टेब्लिश्ड एंड स्टेबल पॉपुलेशन, इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत लो है। लो स्टेशनरी इसको बोलते हैं, हाई स्टेशनरी उसको बोलते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी। तो ये 3 स्टेजेस दिखाती हैं। लास्ट स्टेज होती है आपकी स्टेज नंबर 3, जिसकी तरफ हर कंट्री जाना चाहती है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो ये थी आपकी स्टेज 3 ऐसी स्टेजेस जो हमने यहाँ कवर करी। सो दीज आर योर स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम पे। अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उधर से जाकर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को फॉलो कर लें टेलीग्राम पर हमें, वहाँ पर मैं नोट्स की PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है। देखो अगेन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, है ना। पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन ही कंज्यूम कर रहा है रिसोर्सेज को, तो अगर हम ज़्यादा हो गए तो रिसोर्सेज कम रह जाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या तरीके हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के? लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, क्या तरीके हैं? फैमिली प्लानिंग। भैया फैमिली प्लानिंग करो। फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू द स्पेसिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, राइट। कि हमें प्लान करना पड़ेगा। अगर मान लो कल मैं शादी करूं, सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर कल मैं शादी करूंगा तो मैं मतलब सोच के ही बच्चे हम प्लान करेंगे कि हमारे 1 बच्चा होना चाहिए, हमारे 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि भाई खिलाना तो मैंने ही है, मेरी वाइफ ने खिलाना, और पढ़ाने खर्चे भी हमें ही पे करने हैं। तो सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है, और हमें ये भी रखना है माइंड में कि जिस प्लेनेट के ऊपर रह रहे हैं वो भी मेरा ही घर है, जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ वो मेरा ही देश है, वहाँ के रिसोर्सेज भी ओवर यूज ना हो, क्योंकि कल घूम फिर कर प्रेशर तो हम पर ही आता है, गवर्नमेंट तो टैक्स हम पर ही लगाएगी। तो फैमिली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इट ऑल्सो इंप्रूव्स वुमेन हेल्थ। वुमेन की हेल्थ में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वुमेन जितनी बार प्रेग्नेंट होती है औरत और बच्चा होता है तो उनकी हेल्थ पर भी बहुत सीरियस इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो जब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो इससे वुमेन की हेल्थ को भी हम एक अपने कह सकते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप मद्देनजर रखते हो चीज़ को कि उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे उनकी हेल्थ में भी बेनिफिट होता है। ठीक है, अच्छा और क्या तरीके हैं? प्रोपोगेंडा एंड पब्लिक अवेयरनेस। हम पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स लगा सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं ना, गांव देहात में जहां पर लिटरेसी रेट थोड़ा कम है वहाँ कई दिन का प्रोग्राम चलाएं, फेमस आप सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर उनसे वहाँ पर अवेयर करें, स्पीच दें कि भाई फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे कम पैदा करो, ज़्यादा नहीं करने, ज़्यादा बच्चे करने का क्या नुकसान है वो उन्हें समझाया जाए, कम करने का फ़ायदा क्या है वो समझाओ। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मेडिकल साइंस में आजकल बहुत तरक्की कर ली है हमने, मेडिकल वे बताओ कि किस तरीके से आप प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज। अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो सरकार उन पर क्या करे? जुर्माना लगा दे कि भैया 2 से ज़्यादा अगर बच्चे करे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तेरे बच्चों को।
अगर 2 से ज़्यादा बच्चे करें तो तेरे पे इनकम टैक्स ज़्यादा लगेगा। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे करें तो भाई एक बात याद रखिए, तेरा जो बिजली का बिल 8 रुपये यूनिट आता है ना, तू 10 रुपये यूनिट देगा। तो क्या होगा, अब जो फैमिली प्लान कर रहा है वो सोच रहा है कि मैं तो 4 बच्चे पैदा करूंगा, उसके माइंड में ये रहेगी कि भाई 4 बच्चों को खिलाना भी है और फिर सरकार ने ऊपर से ये पेनल्टी भी लगा दी मेरे ऊपर। तो फिर क्या होता है, कंट्रोल होती हैं चीज़ें। तो ये अलग अलग तरीके हैं, है ना। ये आप अवेयरनेस के थ्रू, ये मेडिकल साइंस के थ्रू, और अगर फिर भी कुछ ढीठ लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ढीठ लोग हर जगह होते हैं, उन पर आप थोड़ा पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं, जिससे वो डर कर क्या करें, पॉपुलेशन को ज़्यादा ना बढ़ाएं ना, बच्चे ज़्यादा ना करें। अच्छा, एक एक इसमें यही बात समझाने के लिए माल्थुसियन थ्योरी है, एक माल्थुसियन थ्योरी जिसको थॉमस माल्थस ने हमें दी थी, माल्थुसियन थ्योरी 1798 में। इन्होंने ना 1798 में बहुत बेसिक सी बात हमें समझा दी थी। इन्होंने हमें बात बोली थी कि भाई याद रखना एक चीज़, क्या याद रखनी है, कि ये जो हमारी फूड लाइन है ना, दिस इज योर फूड लाइन। क्या है ये, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हमारी फूड सप्लाई की लेन है प्रोडक्शन की, कि हमारी जो फूड सप्लाई ना वो इतनी स्पीड से ग्रो हो रही है, हम डे बाय डे इतना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये है हमारी पॉपुलेशन, ये है हमारी पॉपुलेशन सप्लाई की लाइन, कि पॉपुलेशन जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। कह रहा है कि जब तक ये पॉपुलेशन की लाइन फूड सप्लाई की लाइन से नीचे रहेगी, इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन हमें दिखाती है कि फूड सप्लाई है ग्रेटर देन पॉपुलेशन। कह रहे हैं जब तक ये कंडीशन रहेगी तो जब तक तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ कि ये फूड वाली लाइन को ये पॉपुलेशन की लाइन काट गई, तो भैया ये वो कंडीशन बनेगी जब फूड कम होगा और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और जब फूड कम होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, खाने वाले लोग ज़्यादा है, खाने का सामान कम है, तो क्या होगा भैया, राइट्स होंगे, दंगे होंगे, वॉर होगी, फमाइन आएगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमें देखने को मिलेंगी। तब जाहिर सी बात है ना, अगर खाना कम होगा तो भैया तुम तो पड़ोसी का छीन के खाओगे, दंगे होंगे, लोग मॉल वगैरह लूट लेंगे, दुकानें लूटेंगे, क्योंकि पैसा तो है बट खाना ही नहीं है। आप ये देख रहे हो, ये गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को कैसे फुलफिल करोगे, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। ये तो बात होगी ना कि घर में रोटी बनाने का आटा या 10 लोगों की ही रोटी बन सकती है, घर में आटा ही उतना है, खाने वाले 20 बैठे हैं, कैसे बना लोगे। या तो मिल बांट के खाओगे, कुछ दिन तक तो मिल बांट के खा लोगे, बट कुछ टाइम बाद तो भूख तो अपना, फिर पापी पेट का सवाल है, वो तो अपना रूप लेके आएगी ना, वो गुस्से वाला है ना। वो फाइनली हम जानवर बनेंगे, और फिर जब जानवर बनेंगे और फिर तो भैया बुरा हाल होगा, फिर एक दूसरे को खाएंगे, हम सर फोड़ेंगे एक दूसरे के। तो इसने ये बात 1798 में हमें समझा दी थी कि भाई हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां फूड सप्लाई कम होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इन्होंने एक बात बोली कि वी शुड डू प्रिवेंटिव चेक्स रेदर देन फिजिकल चेक्स। अब ये फिजिकल चेक्स क्या है, आपने बोर्ड पे लिखा देखा होगा, सड़क पे कई बार आपने लिखा देखा होगा कि दुर्घटना से देरी भली, कि भैया आराम से चलो, लेट हो जाओ वो अच्छा है, हॉस्पिटल में पड़े मिलोगे मर जाओगे, उससे तो बुरा हाल वही है। एक आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बचाव करो इलाज से अच्छा है कि आप बचाव करो, है ना। तो इन्होंने भी ये बोला कि हमें प्रिवेंटिव चेक्स लेने चाहिए रेदर देन फिजिकल चेक्स। कहने का मतलब ये है कि जब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे पहुंचेगी ना, ये वाली यहाँ सिचुएशन आएगी, तो हमें यहीं कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। वो स्टेप क्या होगा, प्रिवेंटिव चेक्स वाला, यानी कि हमें यहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए। नहीं तो यहां पर जाकर जब हम फिजिकल चेक लेंगे ना, तो फिजिकल चेक पता क्या होगा, फिजिकल चेक है ये सारी चीजें, क्या उसका कोई फायदा नहीं है। हमें टाइम रहते ही चीजों को कंट्रोल कर लेना है, प्रिवेंटिव चेक्स लगाने हैं रेदर देन फिजिकल चेक्स, यानी कि बाद में ये सारी घटनाएं ना हो, बाद में सब पंगा ना हो। तो ये है थॉमस माल्थस की थ्योरी, जिसे माल्थुसियन थ्योरी बोलते हैं। 1798 में इन्होंने हमें दी थी, और ये बेसिकली थी फूड सप्लाई के ऊपर और पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो स्पीड है वो कभी भी हमारी फूड सप्लाई की ग्रोथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, राइट। तो ये था यार आपका आज चैप्टर नंबर 2, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था,
राइट। चैप्टर का अगेन नाम बताता हूँ, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। सो कोई भी अगर आपको डाउट है तो कृपया करके आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन आपको दिया गया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा लगा जरूर बताओ। बुरा लगा, बुरा भी हम सुनेंगे, क्रिटिसिज्म लेना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को मेंशन करें, मैं आपके लिए या तो वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, वरना टेलीग्राम पे हम लाइव ले लेंगे, बट आपका डाउट नहीं रहने दूंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मास्टर्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। जाते जाते कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ढेर सारी पढ़ाई करो और हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उन्हें कभी हर्ट नहीं करना है। थैंक यू एंड जय हिंद।